फोन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको कल की पहली क्लास कैसी लगी। क्या क्लास बढ़िया लगी या बहुत बढ़िया लगी, अति उत्तम लगी, किस प्रकार की लगी? और याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमें इसी तरीके से इस सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को, या हम कहें इकोनॉमी के हर एक पहलू को देखना है। कल एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दिया, कई बच्चों का क्वेश्चन था कि मैं इंग्लिश में भी लिखूं। ठीक है, मैं आज से इंग्लिश में भी लिखना शुरू कर दूंगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर एक बात समझना पड़ेगी कि ऐसी टर्मिनोलॉजी या ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द जो ऑलरेडी इंग्लिश में है, उसे अंग्रेजी में लिखना अपने आप में एक मूर्खता होगी, है ना। तो मैं एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपका स्वागत करूंगा, एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको मानूंगा और ये बात समझूंगा कि भैया जो जहां जितना जरूरी है उतना अगर मैं करके दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। उत्तम चतुर्वेदी, खीम, नील, है ना, आशीष, राजा भैया, अंकुश, विजय, तमाम साथी, रणवीर, कृष्णा, तमाम साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का यहाँ पर जो है बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है उन बच्चों का भी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को ले रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड फॉर्म में इस क्लास को जो है लेते हैं और कमेंट करते हैं कि सर हमने ये जो है वह रिकॉर्डिंग क्लास जो है वो ली है ना। तो चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय महाकाल, राधे राधे। मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों को आ रही होगी। कल मैं बैंकों के इतिहास के बारे में बात कर रहा था। बैंकों की शुरुआत मैंने विश्व में बता दी थी। मैंने बताया था कि सबसे पहले इटली में आधुनिक बैंक जो है, मॉडर्न बैंक की स्थापना या मॉडर्न बैंक को स्टैब्लिश किया गया था इटली में, है ना। और आप मुझे बता देंगे उस बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ वेनिस नाम था मेरे साथियों। ठीक है। फिर 1401 में मेरे साथियों आपका बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई है। उसके बाद 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई। बाद में इंग्लैंड में मेरे साथियों बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में की गई। अब मैं भारत में बैंकिंग के इतिहास की ओर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। कल मैंने आपको बता भी दिया था कि भारत का जो पहला बैंक था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और इसमें मैंने रेफरेंस दिया था कि कलकत्ता में जो आपका बैंक स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान उसका नाम था। और कौन सी कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है मेरे साथियों अलेक्जेंडर एंड कंपनी। उस अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी। ये एक ऐसा बैंक था जो पूरी तरीके से, याद रखना, यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन पद्धति पर आधारित था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। उसकी स्टैब्लिशमेंट या स्थापना कब की गई? तो 1770 में उसको स्टैब्लिश किया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा? अलेक्जेंडर एंड जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो याद रखिएगा उसकी स्थापना जो है वो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई है और वो यूरोपियन पद्धति पर आधारित पहला बैंक था भारत का। ठीक है, बहुत बढ़िया, कई लोग मुझे जवाब दे रहे हैं। अब इसके आगे की हम बात करते हैं मेरे साथियों, इसके आगे क्या रूपरेखा है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसके आगे की मैं चर्चा करूं, अगर मैं बात करूं बैंकों के इतिहास को लेकर के ही, है ना, तो इसके आगे क्या चर्चा हो सकती है? इसके आगे ये चर्चा हो सकती है कि बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, भैया आप इतिहास भी आपने शुरू कर ही दिया है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मेरे साथियों, वो जो है आपकी कंपनी, ये कंपनी भारत में कब आई थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी मेरे साथियों, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, BEIC। समझ जाओगे ना? समझ जाओगे ना मेरे दोस्त? नहीं समझोगे कोई बात नहीं, लिखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूं, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी मेरे दोस्त, आपको पता है ये जो कंपनी थी, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो ये सेमी प्राइवेट कंपनी थी, यानी कि यहां पर ब्रिटेन की सरकार का भी रोल था।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए मेरे साथियों, इसने अपना लाभ नहीं छोड़ा, इसने अपने लाभ के लिए क्या किया, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी। कितनी प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी? 3 प्रेसिडेंसी बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की इसने स्थापना करी। प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग समय पर 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी मेरे साथियों। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एस्टेब्लिश 3 प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, इसने कितने प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी? तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना इसने करी मेरे साथियों, है ना। स्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक को इसने क्या किया? स्टैब्लिश किया। अब आइए जरा मैं बात करता हूं कि ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है उसको स्टैब्लिश कहां कहां इसने किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मेरे साथियों एक प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना करी थी, जिसका नाम क्या था? तो बैंक ऑफ बंगाल था। क्या नाम था मेरे साथियों? बैंक ऑफ बंगाल। और इसकी स्थापना कब करी थी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसकी स्थापना करी थी 1806 में, 1806 में। आ गई बात समझ में? तो यहां पर लिखना है 1806, 1806। और 1806 में किसकी स्थापना करी इसने? तो 1806 में इसने स्थापना करी बैंक ऑफ बंगाल। क्या लिख रहा हूं मैं? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, है ना। बैंक ऑफ बंगाल कह दो या बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, या फिर इसी को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। तो 1806 में मेरे दोस्त इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी 1840 में, 1840, है ना। हिंदुस्तान बैंक को बंद कर दिया गया था, वो ज्यादा समय चला नहीं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। तो याद रखिएगा, दूसरा जो बैंक था वो 1840 में स्थापित किया गया था, और उस बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। इसे आप लोग मेरे दोस्त प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जानते हो, कंफ्यूज मत होना। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे भी आप लिख सकते हो, किताबों में दोनों चीजें दिखाई देती है और एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथियों सबसे पहला बैंक आपका बैंक ऑफ बंगाल था, दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था मेरे साथियों बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा जो प्रेसिडेंसी बैंक था उसका नाम क्या था, जो कि 1843 में स्टैब्लिश किया गया, उसका नाम था मेरे साथियों बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो लिखेंगे 1843, और यहां पर क्या लिखेंगे? बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास भी आप इसे कह सकते हैं। तो बैंक ऑफ मद्रास आप इसे कह सकते हैं, मद्रास आप इसे कह सकते हैं मेरे साथियों। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कर दी गई। अब चूंकि ये प्रेसिडेंसी बैंक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित को या उनके लाभ को, उनके एडवांटेजेस को लेकर के बनाए गए थे, इसलिए इन प्रेसिडेंसी बैंकों का काम ज्यादा दिन तक नहीं चला। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कि तीनों के तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन प्रेसिडेंसी बैंकों को करेंसी इशू का या नोट इशू का जो है वो राइट था। कब तक था? 1862 तक था। आ रही बात समझ में? इन तीनों बैंकों को 1862 तक नोट निर्गमन का अधिकार मिला हुआ था मेरे साथियों। तो यहां पर लिखूंगा मैं, इन तीनों बैंकों को मैं अंग्रेजी में भी लिख दूंगा, डोंट वरी। इन तीनों बैंकों को, इन तीनों बैंकों को 1862 तक, 1862 तक, 1862 तक नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। मतलब करेंसी इशू भी करती थी ये। नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। मतलब ये करेंसी इशू भी करती थी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दीज थ्री बैंक्स, लिख लो। These three banks had the right
राइट का मतलब समझते हैं, राइट का मतलब होता है अधिकार देना, ठीक है। हैड द राइट टू इशू हैड द राइट टू इशू करेंसी या नोट, कहां तक, 1862 तक, टिल 1862। तो याद रखिएगा, दीज थ्री बैंक्स हैड द राइट टू इशू नोट टिल 1862, यानी कि ये तीनों बैंक जो थे वो नोट निर्गमन का अधिकार इनको मिला हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, ये तीनों बैंक ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरे साथियों अपने आप में जो है वो स्थापित किए थे अपने लाभ कमाने के लिए। इसलिए इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को बाद में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक नए बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथियों, ध्यानपूर्वक समझिएगा चीजों को, आराम से हर एक बात समझ में आएगी। इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो मेरे साथियों तिथि जरूर आपको याद रखना है, 28 जनवरी 1921 की बात है। कब की बात है मेरे दोस्त, 28 जनवरी 1921 की बात है। यहां पर लिखेंगे 28 जनवरी, 28 जनवरी हिंदी में लिखता हूं, 28 जनवरी 1921 की बात है मेरे साथियों, 1921 की बात है। तो लिखेंगे तीनों बैंकों को, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को, बैंकों का विलय कर दिया गया। विलय मतलब आपस में मिलाना। आ गई बात समझ में, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को क्या कर दिया गया मेरे साथियों, आपस में विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक वर मर्ज्ड, ठीक है ना। द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक वर मर्ज्ड, मतलब इन तीनों बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया मेरे साथियों, मिला दिया गया, इनका विलय कर दिया गया। और विलय करने के बाद में एक नए बैंक की स्थापना की गई। जब इन तीनों बैंकों को आपस में मिला दिया गया 28 जनवरी 1921 को, तो एक नए बैंक की स्थापना की गई। और वो बैंक कौन सा था, तो याद रखिएगा उस बैंक का नाम क्या था, अगर आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उस बैंक का नाम था मेरे साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैं इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को यहीं छोड़ता हूं। कारण क्या है कि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है कुछ समय बाद इसका भी नाम चेंज कर दिया जाएगा, और कौन करेगा क्या है तो इसको मैं बाद में लूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 28 जनवरी 1921 को इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में मर्ज करके जो है वो की गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक बताएं, बहुत बढ़िया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इतना भर केवल यहां पर समझ लीजिएगा अभी फिलहाल की बात को, कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखना इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा मेरे साथियों, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को मेरे साथियों काय में बदल दिया गया। क्या नाम कर दिया गया इसका, एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल के लिए इतना समझे कि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और वर्तमान में करंटली अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है और इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये समझे, एक बार और समझ लीजिएगा मेरी बात को सभी लोग, सभी दोस्त। मैंने क्या बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने लाभ को, अपने एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए
3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना करी थी, स्टेब्लिशमेंट की थी। कितने? तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को स्टेब्लिश किया था। ये प्रेसिडेंसी बैंकों की स्टेब्लिशमेंट कहां पर की गई थी? तो याद रखना, सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल में 1806 में स्टेब्लिश किया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। वहीं पर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को स्टैब्लिश किया गया। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 28 जनवरी 1921 को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया। और इन तीनों बैंकों को मिला करके एक नए बैंक को स्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो बाद में 1 जुलाई 1955 को मेरे साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है उसमें चेंज हो गया, वो नाम इसका हो गया। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, इनको करेंसी इशू या नोट इशू करने का भी राइट था। कब तक था? 1862 तक था। मैंने लिखा है ये तमाम बातें। बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। आइए इससे आगे मैं चर्चा करता हूं मेरे साथियों। इससे आगे क्या चर्चा है जरा वो देखना। इससे आगे एक ये चर्चा है कि मेरे साथियों 1925-26 की बात है, 1925-26 की बात है मेरे साथियों, 1925-26 की बात है। इस समय पर क्या किया गया? एक कमीशन बनाया गया मेरे साथियों। क्या बनाया गया? एक कमीशन बनाया गया, और उसका नाम क्या था? रॉयल कमीशन। याद रखना है, उसका नाम क्या था? रॉयल कमीशन था। अच्छा, रॉयल कमीशन जैसे ही आप लोग बोलेंगे ना मेरे साथियों, तो रॉयल का मतलब होता है शाही, कमीशन का मतलब होता है आयोग। तो रॉयल कमीशन को ही आप हिंदी में शाही आयोग कहते हैं, शाही आयोग। या इसका एक और नाम था मेरे साथियों, आप मुझसे कहेंगे कि सर इसका एक और नाम क्या था? तो इसको यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन या यंग हिल्टन आयोग भी आप इसे कह देते हैं। यह भी मेरे साथियों सही नाम है। मतलब एक ही कमीशन के 2 या 2 से अधिक नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया? रॉयल कमीशन, शाही आयोग या यंग हिल्टन कमीशन, ये एक ही कमीशन है। और इन्होंने क्या किया मेरे साथियों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरबीआई की स्थापना का सुझाव दिया। इन्होंने क्या, इस कमीशन ने क्या किया मेरे दोस्त? तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। इसने क्या रिकमेंडेशन दी जरा वो देखिएगा। इस कमीशन की सिफारिश क्या थी? तो इस कमीशन की सिफारिश थी मेरे साथियों, याद रखिएगा, इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन थी, वो क्या थी मेरे दोस्त? तो इस कमीशन ने एक सिफारिश करी थी। वो क्या करी थी? कि देश के अंदर सेंट्रल बैंक होना चाहिए, है ना, देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना, या ऐसा लिखे केंद्रीय बैंक की स्थापना, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश करने की इसने रिकमेंडेशन करी। केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश इसने करी। तो स्टैब्लिश अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एस्टेब्लिश, established अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक की स्थापना की इसने क्या करी? सिफारिश करी। कोई बात नहीं। इसके बाद में मेरे साथियों मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में, एक और कमीशन की नियुक्ति की जाती है। एक और मेरे साथियों जांच कमेटी थी। उस कमेटी का नाम क्या था जो कि 1930 में बनाई गई थी? उसका नाम था केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, है ना। इसको भी जरा आप लोग याद रखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, अगला याद रखेंगे। और इसको कब किया गया था स्टेब्लिश? तो 1930 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1930 में मेरे साथियों एक जांच समिति को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और इसका नाम क्या था? दरअसल इस जांच समिति का नाम क्या था? तो इस जांच समिति का नाम था केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभी आओ देख लेते हैं मेरे साथियों इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो है इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका गठन किया गया था, तो याद रखिएगा केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया था। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लिखेंगे मेरे दोस्त
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का गठन करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमिटी, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमिटी, इन्वेस्टिगेशन कमिटी, इसको क्या किया गया मेरे साथियों, एस्टैब्लिश किया गया है ना। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1930 में की गई है, जरूर याद रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। अब ये जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति थी, इस समिति ने मेरे साथियों एक रिकमेंडेशन करी थी। वो रिकमेंडेशन क्या करी थी, इसने अपनी रिपोर्ट में किस चीज की रिकमेंडेशन करी थी, तो इसने भी मेरे साथियों अपनी रिपोर्ट के अंदर वही बातें बताई थी जो यंग हिल्टन कमीशन ने बताई मेरे साथियों। इसने अपनी रिकमेंडेशन या इसने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश करी, सिफारिश को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, रिकमेंडेशन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, अपनी थी, तो इसने दो रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहली बात मेरे साथियों, जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो किसको लेकर के दी गई थी, तो सबसे पहली रिकमेंडेशन दी गई थी केंद्रीय बैंक की स्थापना। सेम बात है जो मैं लिखवा चुका हूं ऊपर, केंद्रीय बैंक की स्थापना, केंद्रीय बैंक की स्थापना। इन्होंने रिकमेंडेशन करी कि भारत के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो है उसको स्टैब्लिश करने की इन्होंने बात कही। दूसरी बात हम बात करें मेरे साथियों, दूसरी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि एक एक एक्ट भी आना चाहिए, सरकार जो है एक सेंट्रल बैंक या बैंकिंग एक्ट है ना निर्धारित करे मेरे साथियों। तो लिखेंगे बैंकिंग एक्ट लाना, बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग एक्ट लाना। तो सरकार को भैया दो काम करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश करना चाहिए, दूसरा बैंकिंग एक्ट को लेकर के आना चाहिए। ये बात किसने बताई, केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी के द्वारा बताई गई। और इनकी रिकमेंडेशन को आधार मानते हुए, याद रखना, इनकी रिकमेंडेशन को सरजमी पर रखते हुए मेरे साथियों भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, प्रयास किए गए, है ना। तो लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसी को बोलते हैं हिंदी में भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा मेरे साथियों कुछ प्रयास किए गए और भारत सरकार एक एक्ट लेकर के आई। क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसने प्रयास किए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेरे दोस्त, ये एक एक्ट लेकर के आई। और वो एक्ट कौन सा था, तो आइए जरा मैं आपको बताता हूं वो एक्ट कौन सा था। तो वो एक्ट था मेरे साथियों आरबीआई अधिनियम, या इसको अंग्रेजी में ही लिख लो, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 लेकर के आई और इसी अधिनियम की सहायता से 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया, इसी अधिनियम की सहायता से मेरे साथियों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। तो 1 अप्रैल 1935, 1935 को क्या कर दी गई, इसी अधिनियम के आधार पर आरबीआई की स्थापना कर दी गई। तो आरबीआई की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई या नहीं है, ये बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मैंने इतना आपको बताया। अब आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक ही आरबीआई, लेकिन आरबीआई को लाने के लिए हमें यहां तक इन चरणों से होकर के गुजरना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या क्या बताया, वंस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं उन चीजों को। मैंने ये बताया मेरे साथियों कि 1925-26 की बात है, रॉयल कमीशन या शाही आयोग या यंग हिल्टन कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। और ये कमीशन अपनी रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशन देता है कि सेंट्रल बैंक देश के अंदर होना चाहिए। 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेशन सॉरी इन्वेस्टिगेशन कमिटी। और ये भी अपनी रिपोर्ट में दो बातें करती है। पहली बात तो ये कि भैया देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, स्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो सेंट्रल बैंक है इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो याद रखना है गवर्नमेंट को मेरे दोस्त बैंकिंग एक्ट लाना चाहिए। ये बात उसने दरअसल यहां पर बताई है, ठीक है। चलिए सर, कल वाला करो कंप्लीट, कल वाला कंप्लीट कर दिया था ना, कल वाले से ही तो कंटिन्यू कर रहे हैं भाई ये, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार, है ना। नेचर क्वीन रितेश पांडे जी, बहुत बढ़िया, है ना। इनोसेंट नरेंद्र जी, 1937 तक हेड क्वार्टर कल।
अरे भाई अभी आने तो दो, वहां तक पहुंचने तो दो, अभी तो हम भूमिका बना करके आए ना। ठीक है, अभी तो हम भूमिका बना करके आए हैं। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अब देखो, आरबीआई को पढ़ाने से पहले मैं दो तीन बातें आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। क्या क्या बातें हैं? तो बातें बहुत ही जरूरी है। क्या क्या बातें? सबसे पहले आपको ये याद रखना, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में की गई थी, है ना। तो ये सवाल कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहां पर नोट डाउन करवा देता हूं। 1865 में मेरे साथियों इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी इस बैंक को किस बैंक में मर्ज कर दिया गया है ना, मर्ज क्यों किया गया है, सब बातें बताऊंगा। पर फिलहाल याद रख लें कि 1865 में इलाहाबाद बैंक को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इलाहाबाद बैंक को क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया 1865 में, इतनी बात याद रखना है। ठीक है, आप, मैं इसको अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, स्टैब्लिश, स्टैब्लिश्ड इलाहाबाद बैंक। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 1865 में मेरे दोस्त, इसको स्टैब्लिश किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया? 1865 में स्टैब्लिश किया गया है। अच्छा, इसी के साथ में बात करूं, 1881 में एक अवध कमर्शियल बैंक था, उसको भी स्टैब्लिश किया गया था। तो याद रखेंगे 1881, तिथि जरूर याद रखना है मेरे साथियों। 1881 में क्या किया गया? अवध कमर्शियल बैंक को स्टैब्लिश किया गया। अवध कमर्शियल बैंक, अंग्रेजी में ही नाम है तो। अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1881 में मेरे दोस्त, अवध कमर्शियल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है अवध कमर्शियल बैंक के बारे में, वो जरा सुन लीजिएगा। ये जो अवध कमर्शियल बैंक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। अवध कमर्शियल बैंक है, ये भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियंस। याद रखना है, भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक। याद रखना है, भारतीयों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियंस। ठीक है, फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियंस। ये पहला बैंक था। पर मैं फिर बता देना चाहता हूं कि ये जो बैंक था, ठीक है, ये जो बैंक था मेरे साथियों, वो बैंक भारतीयों के द्वारा ऑपरेटेड था, रन किया जा रहा था, भारतीयों द्वारा स्थापित नहीं किया जा रहा था, है ना। ये बात आपको याद यहां पर रखना पड़ेगी मेरे दोस्तों। आ गई बात समझ में? एक और बैंक है जो है पंजाब नेशनल बैंक, जरा उसको भी एक बार देख लीजिएगा मेरे दोस्त। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी के नाम से आप जानते हैं, तो मैं लिखता हूं पीएनबी, है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी की हम बात करते हैं। ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, दरअसल इस बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था मेरे दोस्त 1894 में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1894 में स्टैब्लिश किया गया था। 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया, 1894 में। अब इसकी क्या कथा है, इसके बारे में क्या जानकारी आपको लेना चाहिए, या क्या महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है? तो ये जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक मेरे साथियों, ये देश का पहला ऐसा बैंक है ना, देश का पहला ऐसा बैंक है जो भारतीय लोगों के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। भारतीयों के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया, और भारतीय लोग ही इसको क्या करते थे? ऑपरेट करते थे। तो द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस,
है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें एक बात लिखना, ये सवाल कई बार आता है, पूर्णतः, या ऐसा लिखे पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक। ये अंग्रेजी और हिंदी में मेरे दोस्त थोड़ा सा समय लग रहा है ना, लेकिन आप लोग एडजस्ट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे साथियों, इसमें लिखेंगे द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड, द फर्स्ट बैंक, द फर्स्ट बैंक established एंड ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालित करना, एंड ऑपरेटेड बाय द, याद रखिएगा, ऑपरेटेड बाय द इंडियंस, या हम लिखे मेरे साथियों इंटायर्ड बाय इंडियंस, इंटायर्ड, इंटायर्ड मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, या इंटायरली भी आप लिख सकते हैं, इंटायरली बाय इंडियंस, बाय इंडियंस। तो भारतीयों के द्वारा पूरी तरीके से मेरे साथियों भारत के अंदर स्थापित किया जाने वाला पहला ऐसा बैंक जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया और भारतीय लोग ही उसको ऑपरेटेड करे, उसका नाम क्या है, ये नाम है श्री कृष्ण। बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं सर, ऋण वाला टॉपिक नहीं बताया। मेरे भाई ऋण जो टॉपिक है ना, अगर जरूरी होता या उस समय समझाने की जरूरत उसको होती तो मैं जरूर समझाता। मैं ये कहना चाह रहा हूं वो टॉपिक आगे आएगा। वो क्यों आएगा, मैंने दरअसल कल जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि बैंक दो काम करता है, लोगों से पैसा जमा करता है और ऋण देता है। जमा करने में मैंने आपको बता दिया था कि जमा दो प्रकार का है, मांग जमा, समय जमा, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, है ना, सारी बातें बता दी थी। उसके बाद बैंक के इतिहास के बारे में मैं बताना शुरू कर दिया था। मैंने वो ऋण देना वाला पार्ट नहीं करवाया था, वो मैं आगे कराऊंगा। ऋण देना बैंकों के लिए असेट है, लाइबिलिटीज है, तो वो सब चीजें होगी, आपका कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, भरोसा रखिए। जब कर ही लिया है तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़े। यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ये क्या मैंने बता दिया है, बहुत ही बेसिक सी बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ये बेसिक सी बातें इंपॉर्टेंट है। अब दरअसल हमें एक नए टॉपिक की ओर चलना पड़ेगा, नए टॉपिक की ओर नहीं बात करेंगे, हमारे मुख्य टॉपिक की ओर चलना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम क्या है मेरे साथियों, आरबीआई है। क्या नाम है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है। मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, डोंट वरी, है ना। मैं क्वेश्चंस को भी यहां पर बताऊंगा, कल कुछ क्वेश्चंस मैंने एक ही क्वेश्चंस करा था, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा मेरे दोस्त। थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा करिएगा, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, विश्वास रखिए, ठीक है। तो अब आरबीआई के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई मेरे दोस्त, याद रखना, हेडिंग डालेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हेडिंग क्या डालेंगे मेरे साथियों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बातचीत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये हमारा दरअसल आज का मुख्य टॉपिक है, इसकी हम शुरुआत अब कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना मेरे दोस्त, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, या मेरे साथियों ये ना एक अपेक्स बॉडी है बैंकिंग सेक्टर में। आ रही बात समझ में, तो याद रखना ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको मेरे साथियों लिखने वाले हैं हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट बात है भाई, हल्के में मत लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में, आइए जरा यहां पर मैं डिस्कशन कर लेता हूं बाकी कुछ बातों को। जैसे मैं पहली बात या एक बात की बात करूंगा कि इसको स्थापित कब किया गया,
आप बता सकते हैं इसको कब स्टैब्लिश किया गया? हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि इसको कब स्थापित किया गया, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? बिल्कुल बता चुका हूं। तो याद रखना है, इस बैंक को स्टैब्लिश कब किया गया, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो मेरे दोस्त इसकी स्थापना जो है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया है? इसको कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा मेरे ख्याल से, मैं अभी देखूंगा। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसको क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। 1 अप्रैल 1935, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार। तो 1 अप्रैल 1935 को मेरे साथियों इसको क्या किया गया है? स्टैब्लिश किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। जब इसको स्टैब्लिश किया गया तब एक एक्ट लाया गया था, और वो एक्ट कौन सा था अगर आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा, वो एक्ट था आरबीआई एक्ट। क्या बोलते हैं? आरबीआई एक्ट था। और वो एक्ट कब का था? तो इसमें अगला बिंदु लिखेंगे मेरे साथियों, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम से की गई थी इसकी स्थापना? तो याद रखना, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मेरे साथियों आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम, है ना। मैं बोल देता हूं अंग्रेजी में, मैं लिख भी देता हूं, डोंट वरी। तो मेरे साथियों आरबीआई एक्ट 1934 से इसको क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 से मेरे साथियों इसको स्टैब्लिश किया गया, ये बात आपको याद रखना है, अधिनियम से इसको बनाया गया। दूसरा बिंदु आपको ये याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहां था, हेडक्वार्टर कहां था इसका, हेडक्वार्टर। मुख्यालय का मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर। मैं एच क्यू लिख देता हूं, एच क्यू का मतलब होता है हेडक्वार्टर। तो इसका मुख्यालय कहां था? तो 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये बात तो आपको समझ में आ गई। याद रखना है, इसका मुख्यालय था 2 सालों तक, 1937 तक मेरे साथियों। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां तक, कहां था मेरे साथियों? कलकत्ता में था। तो 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? कलकत्ता, कलकत्ता में था, कलकत्ता में था 1937 तक। फिर बाद में 1937 के बाद में इसका मेरे साथियों जो हेडक्वार्टर था, 1937 से 1937 से फ्रॉम 1937 करंटली जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है मेरे साथियों? करंटली जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है मेरे साथियों? मुंबई में है ना। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको आपकी खेल राजधानी, मनोरंजन राजधानी भी आप इसे कह देते हैं, ठीक है। तो मुंबई में इसका मेरे साथियों हेडक्वार्टर है, ये बात आपको याद रखना है। अब तीसरी बात आपके सामने एक और आती है, वो और बात क्या आती है? वो बात ये आती है कि आरबीआई की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय हो गया। ये बताइए इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर कैसा है? इसकी प्रकृति क्या है? ये जो संस्था है आरबीआई, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है? तो याद रखना, जिस संस्था का जिक्र, जिस इंस्टीट्यूशन का जो विवरण है, उल्लेख है ना, या उसके बारे में जो जानकारी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, या कॉन्स्टिट्यूशन में है तो संवैधानिक संस्था है। लेकिन इसका जिक्र संविधान में नहीं है, फिर कहां है? तो इसका जिक्र तो मेरे दोस्त एक अधिनियम में है, एक एक्ट में है। मैंने बताया आरबीआई एक्ट 1934 में है। तो जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की या जब भी किसी संस्था को स्टैब्लिश किया जाता है एक एक्ट के माध्यम से, एक अधिनियम के माध्यम से, तो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? सांविधिक हो जाती है, जिसे आप अंग्रेजी में स्टेट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है मेरे दोस्त सांविधिक। कैसी प्रकृति है इसकी? समझ में आ गई मेरी बात को, मैंने क्या कहा? भाई अगर किसी भी संस्था को एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है, तो उसकी प्रकृति जो है वो सांविधिक हो जाती है, जिसे आप स्टेट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो सांविधिक निकाय है दरअसल ये। फिर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आरबीआई को जब स्टैब्लिश किया गया तब इसके पास में कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, है ना, अधिकृत पूंजी कितनी थी मेरे साथियों इसके पास में? तो अगला बिंदु लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, है ना। इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड
कैपिटल का मतलब होता है पूंजी मेरे साथियों, कितनी जमा पूंजी या कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो मतलब वर्तमान में खैर उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय थी। तो इसको कितनी पूंजी के साथ स्टैब्लिश किया गया था? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ की ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और कहते हैं मेरे साथियों कि 5 लाख शेयर थे, 5 लाख शेयर थे, और एक शेयर की जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज थी, है ना। तो ऑथोराइज्ड इसकी जो कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए है। मैं यहां पर लिख देता हूं 5 लाख शेयर, 5 लाख शेयर मेरे साथियों, 5 लाख शेयर थे, और एक शेयर जो था वो 100 रुपए का था। तो 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मेरे साथियों 5 करोड़ रुपए की ये आपकी जो जमा पूंजी है, या हम कहें कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसके साथ में आरबीआई को क्या किया गया था? स्टेब्लिश किया गया था। ये बात आपको यहां पर याद रखना पड़ेगी। इसी के साथ आरबीआई को जब स्टेब्लिश किया गया, याद रखना मेरी बात को आसानी से, आरबीआई को जब स्टेब्लिश किया गया तब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों थे। अब जहां पर प्राइवेट सेक्टर आया मेरे दोस्त, वो जनता की बैंड बजा देगा। कारण क्या है कि प्राइवेट सेक्टर अपना मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है। तो आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, तो देश के सेंट्रल बैंक में अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति काम करेगा, तो क्या आरबीआई जनता का बैंक हो पाएगा? जनता के लिए काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए इस आरबीआई को पूरी तरीके से नेशनलाइज्ड करने की बात आ गई कि नहीं यार, इस बैंक को ऐसा करते हैं कि नेशनलाइज्ड कर देते हैं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, मैं यहां पर लिखवा देता हूं मेरे दोस्त, कि ये जो बैंक था इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया बाद में। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन, या नेशनलाइज्ड आप इसे कह सकते हैं। यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? तो घबराना नहीं है मेरे दोस्त, 1 जनवरी को कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। उस समय देश के अंदर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। मैं बताऊंगा आगे कौन थे, क्या है क्या नहीं है, तमाम बातें चर्चा करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आ गई बात समझ में मेरे दोस्त? यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? मैंने जो बताया इतनी बातें समझ में आ गई। फिर आपको ये याद रखना है कि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। ये फैक्ट डेटा है, जरूर आपको याद रखना है। लेखा वर्ष इसका, अकाउंटिंग ईयर। तो पूछा जा सकता है कि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है। अकाउंटिंग ईयर मरी आरबीआई भी तो गणना करेगा ना, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, तो ये अकाउंटिंग करेगा अपनी। तो आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है मेरे साथियों, वो कब से कब तक है? तो दोस्त भूलना नहीं है आप लोगों को, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरे साथियों आरबीआई का क्या है? अकाउंटिंग ईयर है। आरबीआई इस समय अवधि के दौरान जो है वो क्या करता है? तो याद रखिएगा, वो मेरे दोस्त क्या करता है? अपनी अकाउंटिंग का कार्य करता है। अच्छा एक बात बताओ, आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? भैया कौन सी कमिटी ने आरबीआई को स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन की थी? है ना, ये मैं ऊपर ही लिखवा देना था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी? आरबीआई को, आरबीआई की रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी? इसको रिकमेंड किसने किया था कि भैया देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए? एक कमिटी थी, एक आयोग था, आपको याद होगा मैंने बताया था, शाही आयोग, यंग हिल्टन, है ना, ये सवाल कई बार आता है। यंग हिल्टन, यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन आप कह दो इसे, या फिर मेरे साथियों इसको और किस नाम से जानते हो? इसी को आप रॉयल कमीशन या शाही आयोग के नाम से भी जानते हो, शाही आयोग, या फिर मेरे साथियों इसी को जो है वो रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। इसके द्वारा इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि भैया इसका एक लोगो भी है, प्रतीक चिन्ह हम बात करें इसकी, बता सकते हैं आप इसका लोगो, इसके लोगो में क्या क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह भी है मेरे साथियों। इसका जो लोगो है ना उसमें क्या है? इसका जो लोगो है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें क्या क्या है मेरे दोस्त? तो याद रखना, इसका जो लोगो है उसमें बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर।
और एक ताड़ का पेड़ भी है, ताड़ का पेड़। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे साथियों बंगाल टाइगर एंड पाम ट्री। इसको क्या बोल सकते हैं? पाम ट्री आप इसे कहते हैं। मैं लिख देता हूं, डोंट वरी नीचे, चलो यहीं लिख देता हूं, बंगाल टाइगर। और जो पाम ट्री है, पाम ट्री का मतलब समझते हैं आप लोग? पाम ट्री है ना, ये इसका लोगो है मेरे दोस्त। दिखा देते हैं लोगो, आप कहेंगे तो ऐसा क्या है। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को आरबीआई के बारे में, है ना? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चीता अलग होता है, टाइगर अलग होता है, हाँ जी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या एक बार बताएं मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब गवर्नर की हम बात कर सकते हैं, यहां पर गवर्नर की चर्चा कर लें, है ना? लास्ट टॉपिक है गवर्नर, उसके बाद में फिर हम बात कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आइए अब हम इसके गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं, गवर्नर्स। तो आरबीआई के गवर्नर की हम बात कर लेते हैं। हालांकि आरबीआई के गवर्नर की बात हम कल ही कर लें, क्योंकि कल पहले गवर्नर, दूसरे गवर्नर, 25वें 26वें, है ना, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ये तमाम बातें हमें करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो इतनी बातें मैंने आज की इस कक्षा में बताई है आप लोगों को। कैसी लगी आपकी ये क्लासेस? जल्दी से एक बार बताएंगे। मैं इसके लोकल बोर्ड, है ना, इसका स्ट्रक्चर, आरबीआई का स्ट्रक्चर कल पढ़ाऊंगा। तो कल आरबीआई के बारे में सेकंड टॉपिक होगा हमारा, सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम आरबीआई के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो है वो बताएंगे आप लोगों को, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और समझ लेना, आरबीआई ने मेरे साथियों याद रखना है, बैंकों के रेगुलेशन के लिए एक एक्ट बनाया था आरबीआई के द्वारा, बैंकों के, सॉरी, सरकार के द्वारा आरबीआई आरबीआई को बैंकों का रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जितने भी ये औने पौने बैंक है ना, बाकी सब बैंक, उनकी सबको रेगुलेट कौन करता है? तो याद रखिएगा, उन सबको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो सरकार ने एक एक्ट बनाया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेरे साथियों। और ये एक्ट बनाया था 1949 में। तो ये भी आपको याद रखना है, नोट बना करके इसको लिख लेना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे अपनी डायरी में, अपने नोट्स में, है ना, एड ऑन कर लीजिएगा इसे। निदेशक मंडल भी बताऊंगा आज। समय कैसी बातें करते हो आप, ये बताओ भाई, समय होगा तभी तो बताऊंगा ना। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहां पर आता हूं। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया था ना? बिल्कुल बोले सर, आए थे। तो आइए जरा मैं उन क्वेश्चंस को आज फिर लेकर के आता हूं, मैं क्वेश्चंस को आज फिर लेकर के आता हूं, मैं कोशिश करता हूं। देखो, ये तो कल का थंबनेल है मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने आपको पहला क्वेश्चंस करा दिया था, अब मैं आगे आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए। ये सारे क्वेश्चंस, मतलब मैं अपनी टीम को बोलना भूल गया कि भैया डेट वाइज या किस एग्जाम में आया वो भी लिख देना, एसएससी की एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था मेरे साथियों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? When was the बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड? मैंने शायद आखिरी आखिरी में ही आपको लिखवाया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949 में मेरे साथियों पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 1949। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या करेगा मेरे साथियों? तो ये आरबीआई को मेरे साथियों और अधिक मजबूती प्रदान करता है ना, आरबीआई को और स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि वो अन्य कमर्शियल बैंकों का या अन्य जो बैंक हैं उनको क्या कर सके? तो उनको मेरे साथियों क्या कर सके? वो रेगुलेट कर सके, है ना? तो ये बात आपको याद रखना है, 1949 मेरे साथियों इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है, लिखा हुआ है इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएंगे कि भारत का सेंट्रल बैंक जो है वो कौन सा है? सभी लोग बताएंगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप सेबी के नाम से भी जानते हैं। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप इसे कह देते हैं। बैंक ऑफ इंडिया मेरे साथियों ये भी नहीं है, याद रखना है ना? इन सबके बारे में पढ़ेंगे। इस एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको यहां पर लिखवाया भी है कि आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखना होगी। रखना क्या होगी? रख ली होगी आप लोगों ने। तो मेरे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आरबीआई का क्या है? सॉरी, वो क्या है? तो देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला मेरे साथियों देखो, ये देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना
संयुक्त स्टॉक बैंक है। अब मैंने आपको यहां पर बताया भी है, यहां पर देखेंगे 1865, क्या लिखा है मैंने, 1865 इलाहाबाद बैंक स्थापित। आ गई बात समझ में? तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक या देना बैंक, है ना। इलाहाबाद बैंक को अब इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया था। यहां पर सन लिखा हुआ है ना, तो सन से हमें पहचानना है कि भैया इलाहाबाद बैंक जो है वो इस प्रश्न का क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की और। ये देखिएगा, भारत ने डॉट 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 में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ बनाई थी। जब मैं इस टॉपिक को करा दूंगा राष्ट्रीयकरण वाले को, तब ये क्वेश्चंस वहां पर लेकर के मैं आऊंगा। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चंस हम देख लेते हैं मेरे साथियों। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैंने करवा दिया है। 1955 में, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी को काय में चेंज किया गया था। यहां पर देखेंगे, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को एसबीआई में तब्दील कर दिया। तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत यहां तक है ना? नहीं है ना मेरे दोस्त? बताओ एक बार। तो क्या इसका उत्तर आएगा? तो भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया, है ना। कहीं पेट वेट दर्द करने लगे तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, हैंड रिटन भी आपको मिलेगा, डोंट वरी। अगला है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक, चलो पेमेंट बैंक अभी नहीं पढ़ाया है, तो जब भी इसको पढ़ाएंगे तब इसको करेंगे, है ना, अभी नहीं, अभी आंसर बताने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, है ना। वह कौन सी बैंकिंग संस्था जो मौद्रिक नीति, ये नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व। हाँ, अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अभी मैंने नहीं कराया है, तो मैं उनको अभी डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के सामने, है ना। उनको हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो बाकी आपकी जो बातें हैं वो कल के लिए मैं छोड़ रहा हूं, है ना। तो बाकी कल, तो याद रखिएगा ये सारी आज की रामायण थी जो कि मैंने आपको बताई है। विश्वास रखिएगा, हम जीरो से लगा करके चीजों को शुरू कर रहे हैं, समय जरूर लगेगा, लेकिन यार एक बार ऐसा पढ़ लो कि बाद में कभी पढ़ने की नौबत ही ना आए। तो उसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ रहा हूं। हाँ, एक बात और, बच्चा पूछ रहा है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से बनाए जा रहे हैं, है ना। हमारा एक साथी है, हमारी टीम में शामिल है ना, अर्पित, बहुत शानदार लिखता है और वही नोट्स बना रहा। आज सुबह सुबह मैंने उसके बनाए हुए नोट्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे भेजा कि गुरुजी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या ये सही है ना। तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्लास देख के बनाता है, हर एक बात को लिखता है ना। तो आपको जल्दी ही एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, बोर्ड पीडीएफ के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस कक्षा में मैं इतना ही आपके साथ में सफर करूंगा, बाकी शेष वार्ता जो है मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, कल मिलूंगा। तो कल फिर हम 8 बजे आप लोगों के साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। भारत के अंदर जो बैंक है, आरबीआई है, उसके क्या क्या कार्य है उसके साथ में। तो कल आरबीआई के कार्य पढ़ाऊंगा और आरबीआई की संरचना पढ़ाऊंगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा कि जो केंद्रीय बोर्ड है उसका, जो मेरे साथियों सेंट्रल बोर्ड है, उसमें कितने लोग हैं, है ना, किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर क्या होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, तमाम बातें हैं जो कि उसको मैं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब दीजिए मुझे इजाजत, अगली क्लास का आपका समय हो चुका है, गणित की क्लासेस का। तो तब तक फिर आप अपना रिवीजन करिएगा, मिलते रहेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समावेश किया है और अच्छे से मैंने अपना 100% दिया है, आप भी अपना 100% दीजिएगा। खूब पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाकी बाबा महाकाल ही। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, नमस्कार।